हेलो बच्चों, आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। इस बार हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो बच्चों, हमारी बुक के अंदर दो टाइप ऑफ फोर्सेस दी गई हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस लेक्चर में हम कॉन्टैक्ट फोर्स को समझेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, जब आएगी जब बॉडीज़ के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा। अगर बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स अराइज नहीं होगा। सो कॉन्टैक्ट फोर्स कब एग्जिस्टेंस में आएगी? व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट। व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज़। व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज़। तो बेटा, इसको समझने के लिए अगेन आप ज़रा समझिएगा कि मैं एक यहाँ पे ये बॉडी ले रहा हूँ, एक ये डस्टर मैंने रखा हुआ है। अब आप ये समझिए कि जो डस्टर मैंने रखा हुआ है, क्या डस्टर रेस्ट पे है या मोशन में है? तो कोई भी बता देगा, वो कहेगा सर ये रेस्ट पे है। तो अब मेरा अगला सवाल है, क्या इस डस्टर के ऊपर कोई फोर्स लगी हुई है या कोई फोर्स नहीं लगी हुई? आप कहोगे कि सर फोर्स लगी हुई है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारी जितनी भी यूनिवर्स के अंदर जो भी बॉडीज़ हैं वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड्स। मेरा सवाल अब ये है कि अगर इसके ऊपर फोर्स लगी हुई है तो इसके ऊपर मोशन क्यों नहीं आ रहा है? तो आप कहोगे साहब इस पर मोशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक सरफेस के ऊपर रखी हुई है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या अगर इसके ऊपर एक सरफेस के ऊपर ये रखी हुई है तो क्या सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? लॉजिकली हाँ। अगर एक फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ काम कर रही है, इसका मतलब एक फोर्स इसके ऊपर की तरफ भी काम कर रही होगी, जो इसको बैलेंस्ड कर रही होगी, और इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, तो ये डस्टर है और ये बुक है जिसके ऊपर मैंने रखा था, या सरफेस है जिसके ऊपर मैंने रखा था। डस्टर के सेंटर से एक फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स लगती है, जिसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता हूँ। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है? अगर इसको बैलेंस नहीं किया होता तो ये डस्टर नीचे की तरफ गिर जाता। देखिए मोशन नीचे की तरफ आ गया। तो अगर ये नीचे की तरफ गिर जाता, इसका मतलब इसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, और इसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल फोर्स। सो बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि नॉर्मल फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होता है, जबकि ये गलत धारणा है। ये गलत आपके दिमाग में बात बैठी हुई है। पर नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अगर ये मेरा हाथ एक सरफेस है तो ये नॉर्मल फोर्स है। मेरा हाथ हमेशा परपेंडिकुलरली, इसीलिए इसको नॉर्मल वर्ड यूज़ किया जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर मेरा सरफेस इंक्लाइंड है तो परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इंक्लाइंड है तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी। इनफैक्ट अगर सरफेस की ऐसे हो जाएगी तो आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेंगी। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि आप छत पे स्पाइडरमैन की तरह क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि आपके पास वो फोर्स नहीं है जो कि इन दोनों को बैलेंस करके आपको स्टेबल कर दे। अगर ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे है और आपकी नॉर्मल फोर्स भी नीचे है तो आप नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। सो नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रही हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो आप यहाँ देखिए, पहली फोर्स जो कॉन्टैक्ट फोर्स की हमारी आई वो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स कब अराइज हुई? जब बॉडी कांटेक्ट में होगी। किसके? किसी ना किसी अदर बॉडी के। तो ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है। तो पहली कांटेक्ट फोर्स हमारी है नॉर्मल फोर्स। अब आपको वापस से मैं उसी एग्जांपल पे लेके जाता हूँ कि ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर में नॉर्मल फोर्स लग रही है, इसलिए डस्टर ऊपर नीचे उछल कूद नहीं कर रहा है। पर अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ तो भी अब भी ये डस्टर मूव नहीं करा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं यहाँ से अप्लाइड फोर्स लगाता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं अप्लाइड फोर्स लगाता हूँ तो इसके अगेंस्ट में एक फोर्स डेवलप हो जाती है और उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप कहोगे साहब फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा आपका रेजिस्टेंस देती है मोशन को। मैं अप्लाइड फोर्स क्यों लगा रहा हूँ? फॉर द मोशन, और सामने से फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रही है। सो कितनी डेवलप हो रही है? जितनी मैं यहाँ से अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ। फिर ये अचानक से चल क्यों पड़ा? क्योंकि अब क्या हुआ कि अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी हो गई। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी हो गई तो मोशन में आ गया, यानी कि बॉडी अब बैलेंस में नहीं है। तो जो दूसरी फोर्स है जिसे मैं कॉन्टैक्ट फोर्स कहता हूँ वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगेन आप देखिएगा इसी एग्जांपल को वापस से, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये इस समय बैलेंस्ड है। जितनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है उतनी नॉर्मल फोर्स लग रही है, तो ये ऊपर नीचे नहीं हो रही है। जितनी इसके ऊपर, अब मैं इसको थोड़ा इंक्लाइंड करता हूँ, इंक्लाइंड किया तो ये टेढ़ी हो गई, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स लगनी शुरू हो गई, पर अभी भी इसके अंदर मोशन नहीं आया क्योंकि इधर से ये इसको फ्रिक्शन दे रहा है। अब अगेन मैं थोड़ा सा और इंक्लाइंड करता हूँ तो आप देखिए नीचे की तरफ गिर पड़ी, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड हो गई, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो गई। तो अगर मैं इंक्लाइंड सरफेस बनाता हूँ और डस्टर उस पर रखता हूँ तो देखिए क्या होता है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा सेंटर ऑफ द बॉडी से डाउनवर्ड से लगेगी। नॉर्मल फोर्स जो कि पिछली बार हमने देखा था स्ट्रेट लग रही थी, अब की बार वो परपेंडिकुलर सरफेस लगेगी, यानी नॉर्मल फोर्स ऐसे होगी। तो ये अनबैलेंस्ड हो गई। अनबैलेंस होने की वजह से यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगेगी। अप्लाइड फोर्स लगेगी तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप डेवलप हो जाएगी, और जब ये अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी हो जाएगी तो ये आपकी बॉडी स्लाइड कर जाएगी। सो दूसरी जो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अगर अप्लाइड फोर्स जीरो होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो ही होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्टेंस में जब ही आती है जब बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। सो द अदर एग्जांपल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड एग्जांपल जो है वो है फोर्स ऑफ टेंशन। टेंशन यानी तनाव। इसके लिए मैं ये, अगर आपने बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉज करके बना लेना। मैं इसको रब कर रहा हूँ। आपने पेंडुलम वाला केस देखा ही है। सो टेंशन फोर्स कैसे डेवलप होती है? एक रिजिड बॉडी के साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड होती है, इस स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच्ड होता है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक मैटर होता है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी लगेगी। सो ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब अगर इसके ऊपर एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स लग चुकी है तो इस बॉब को या इस ऑब्जेक्ट को नीचे आ जाना चाहिए था, पर इसके अंदर आप देख रहे हो कोई भी मोशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। तो अब आप पूछोगे साहब इसको, इस पर तो कोई सरफेस, नीचे इसके कोई सरफेस है नहीं, नॉर्मल फोर्स लगी नहीं, तो फिर अब ये बैलेंस कैसे हुआ? ये बैलेंस हुआ बेटा यहाँ पे जो खिंचाव आया, तनाव आया, टेंशन आई, तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स डेवलप हुई। अगेन ये टेंशन फोर्स क्यों डेवलप हुई? क्योंकि ये बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो तीसरी कांटेक्ट फोर्स होती है फोर्स ऑफ टेंशन, जो आपकी बुक में दी हुई है। चौथी फोर्स के लिए मैं वापस से चलता हूँ। फोर्स exerted बाय स्प्रिंग। एक स्प्रिंग जो है जो फोर्स एग्जर्ट करती है उसे कहते हैं अगली कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो होती है फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग। एक एग्जांपल देखते हैं। एक स्प्रिंग है, आप सब लोगों ने स्प्रिंग देखी हुई है। ये स्प्रिंग है और यहाँ से मैं इसको खींचना शुरू करता हूँ, यानी दिस इज द अप्लाइड फोर्स। तो क्या होगा? इसमें एक खिंचाव आएगा, ये स्प्रिंग जो है ऐसे लंबी हो जाएगी। पर आप ये भी देखेंगे कि स्प्रिंग लंबी होने के साथ साथ सख्त भी होनी शुरू हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि सामने से कोई उसको खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू दिस एक्शन एक फोर्स डेवलप होगी जिसको आप कहते हो रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कुछ नहीं होती, ये वो फोर्स होती है जो कि एक स्प्रिंग के अंदर डेवलप होती है क्योंकि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस से पहुंचना चाहती है।
सो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों डेवलप हुई? क्योंकि मैंने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा। बच्चों आपने देखा होगा अगर आप रबड़ बैंड लेते हो उसको ऐसे स्ट्रेच करते हो तो रबड़ बैंड ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। अब आप यहाँ से फोर्स हटा दीजिए, रबड़ बैंड वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो रबड़ बैंड ने क्या डेवलप किया? रबड़ बैंड ने रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप की। तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग है इसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकता हूँ। ये भी कैसी फोर्स है? ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आई जब ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आई। पांचवी फोर्स है फोर्स ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन आपने देखा होगा, आप कैरम खेलते हो या बिलियर्ड्स खेलते हो या कोई भी खेलते हो, दो बॉल या दो गोटियां आपस में आती हैं, ऐसे टच करती हैं और वापस से चली जाती हैं। तो क्या होता है उसमें? अब आप समझिए, ये दो आए, एक बॉल ए है एक बॉल बी है, दोनों आए और दोनों थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में रहे। कांटेक्ट में रहने से क्या हुआ? इस बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, सेम टाइम बॉडी बी ने बॉडी ए के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करी। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो दोनों की फोर्स की वजह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इस फोर्स को कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय कोलिजन। और अगेन ये कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आप समझिए ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है। चाहे एक बॉडी खड़ी भी है तो भी कोलिजन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ऐसे टच हो जाएंगी, दोनों कांटेक्ट में आ गई। तो यहाँ से क्या होगा? ए एक फोर्स एक्सर्ट करेगी बी के ऊपर, ए टू बी, और यहाँ से बी एक्सर्ट करेगी ए के ऊपर, सो बी टू ए। उसकी वजह से क्या होगा? ये दोनों वापस से पलट जाएंगी, अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो इसको कहते हैं हम फोर्स एक्सर्टेड बाय द कोलिजन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो हमारी बुक में दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, और ये 5 कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपको दी हुई हैं। अगर आप इसको कर लेंगे तो ये वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।